हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सभी प्यारे बच्चों को एक बार प्यारी सी गुड मॉर्निंग। एंड आज हम प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। देखो, दो चार्जेस के बीच में हम फोर्सेस पढ़ चुके हैं, उसको क्या बोलते थे हम प्यारे बच्चों? कूलम्ब्स लॉ बोलते थे। अब कूलम्ब्स लॉ क्या दो चार्जेस के बीच में ही रहेगा? अब आपके सामने लिखा हुआ है मल्टीपल चार्जेस। भाई बहुत सारे चार्जेस आपने रख दिए हैं एक चार्जेस के अराउंड। अब वो उस चार्जेस के अराउंड सारे चार्जेस फोर्स लगाएंगे या अलग अलग चार्जेस फोर्स लगाएगा उस चार्जेस के ऊपर, ये डिपेंड करेगा। तो देखो, दो चार्जेस के बीच में देखा, दैट इज कूलम्ब्स लॉ। और प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत अच्छे से हम प्यारा सा जो टॉपिक है आज का वो देखते हैं। वही बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई। सबसे पहला जो हमारा होगा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अच्छा जी, तो आपके सामने जो लाइन लिखी हुई है ना, देखो, द म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, वो किसने दिया था? अभी जो मैंने बताया आपको, कूलम्ब्स लॉ ने दिया था, ठीक है। अगर दो चार्जेस के बीच में अगर हमें फोर्स निकालना हो तो हम कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे, लेकिन अगर वहीं पर आपके सेवरल चार्जेस आ जाए ना, तो क्या वहां पर कूलम्ब्स लॉ लग पाएगा? देखते हैं। अभी देखो, कूलम्ब्स लॉ लग पाएगा। कैसे निकालते हैं हम फोर्स को? जहां पर बहुत सारे चार्जेस एक चार्जेस के अराउंड हो। अच्छा, ये पॉइंट बहुत ही देखो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक सिस्टम है और उसके सिस्टम के अराउंड आपके एन चार्जेस हैं। कितने चार्जेस हैं? एन चार्जेस है। उनके ऊपर क्या फोर्सेस रहने वाला है? तो व्हाट इज द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 Q3। अच्छा जी, तो ये बहुत सारे आपको चार्जेस लेंगे। अब इन चार्जेस का देखो मतलब आपका इंटरप्रिटेशन करते हैं। फिर देखते हैं भाई कूलम्ब्स लॉ लगेगा या नहीं लगेगा। कूलम्ब्स लॉ इज नॉट इनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन। कूलम्ब्स लॉ यहाँ पर नहीं लगने वाला है। यहाँ पर होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या होगा देखते हैं अच्छे से। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है ना वो क्या है? आपको देखो, फोर्स में है ना, अब ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं पता है कि भाई सर फोर्स क्या होता है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप को बताया कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक ब्लॉक है भाई, यहाँ पर एक ब्लॉक के ऊपर एक, जैसे मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ऐसे लिख दिया मैंने, ये ब्लॉक है भाई। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना, आप देखना फिर क्या होगा। अब जो ये ब्लॉक है ना, दो केसेस लेंगे यहाँ पे। एक बार तो क्या करेंगे, इसके ऊपर यहीं पर दो बंदे फोर्सेस लगा रहे हैं भाई। एक 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और एक 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा जी, ये बात है। अब ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ब्लॉक इस साइड डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन आप एक बात बताइएगा, अगर ये ब्लॉक है मेरे पास और इसी ब्लॉक का एक फोर्स 3 न्यूटन का लग रहा है भाई, और एक नीचे से लग रहा है भाई 4 न्यूटन का, ठीक है। तो जो आपका जो ब्लॉक है, वो रिजल्टेंट जो होगा वो आपका कहाँ कैसे निकलेगा? वो आपका पैरेललोग्राम से निकलेगा भाई। किससे? पैरेललोग्राम से। अब आपका ब्लॉक इधर नहीं जाने वाला, अब ब्लॉक आपका इधर जाने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस पॉइंट को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये समझने की कोशिश करना, इधर नहीं इधर जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना इस पॉइंट का। तो आपको पता है ना कि भाई जो आपका कूलम्ब्स लॉ है वो यहाँ पर वेरीफाई नहीं होने वाला। पैरेललोग्राम से ही हम पता करेंगे कि एक्चुअल डायरेक्शन क्या है फोर्स की, एक्चुअल डायरेक्शन क्या है फोर्स की, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। अब एक बात बताइएगा मेरे को, अब हम देखते हैं भाई, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड दैट द फोर्स ऑन द चार्ज, जो फोर्स क्या होगा? वेक्टर सम होगा। ये ध्यान रखना। अभी जो मैंने आपको बताया, फोर्स क्या होगा? वेक्टर सम होगा। अच्छा, और सबसे मेन चीज़ क्या है? जो इंडिविजुअली फोर्स लग रहा है ना, जैसे कि मैं कहता हूँ आपको कि जो आप क्यू चार्ज ले रहे हो कोई भी, अच्छा क्यू चार्ज, अब आप बताइए, जैसे ये Q1 चार्ज है, ठीक है, इसके अराउंड आप बहुत सारे चार्जेस ले रहे हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक Q2 रख दिया, एक यहाँ पर Q3 रख दिया, एक बार Q4 रख दिया, ठीक है। अब क्या करोगे? Q1 और Q4 के बीच में जो फोर्स वो होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन, मान के चलो यहाँ पर ये इस Q1 के ऊपर Q4 की वजह से जो Q41 जो फोर्स लगा आपका 4 to 1, ये इस साइड लग जाएगा, ठीक है। ये देखो Q1 और Q3 के बीच में जो फोर्स लगेगा वो F31 बोल दोगे आप इसको, और 2-1 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो देखो यहाँ पर F21 बोल दोगे। अब जो ये तीनों फोर्स आए ना, ये आपका क्या होगा? वेक्टर सम होगा। इनका क्या होगा? वेक्टर सम। और वेक्टर सम मैंने बताया जहां पर क्या होगा? पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ क्या हो? ओबे हो। तो इस प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलेंगे। इसमें क्या होगा? देखो, अगर इन दो चार्जेस के बीच में कूलम्ब्स लॉ लग भी रहा है ना आपका, क्योंकि देखो Q1 चार्ज के ऊपर है आपका,
ठीक है। और Q1 चार्ज Q4 की वजह से F41 फोर्स लगा रहा है, लेकिन तब यहाँ पर इनकी प्रेजेंस काम नहीं करेगी। तो ध्यान रखना, इंडिविजुअल फोर्स काम करेगा, इंडिविजुअल फोर्स काम करेगा, और जो दूसरा फोर्स है वो अनअफेक्टेड रहेगा प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। दूसरे चार्जेस के उस टाइम के ऊपर, दूसरे चार्जेस का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ध्यान रखना इस पॉइंट को। जैसे आपने दो चार्जेस ले रखे हो ना आप, Q2 Q1, तो यहाँ पर Q3 और Q4 क्या रहेंगे, अनअफेक्टेड रहेंगे। Q1 और Q3 के केस में दोनों अनअफेक्टेड रहेंगे, देखना यहाँ पर इसके केस में। तो ये आपके लिए जो पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखना आपको इसमें। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। बहुत ही अच्छे से समझना इस पॉइंट को। जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहेगा कि आपके लिए जो इंडिविजुअल फोर्स है वो अनअफेक्टेड रहेगा अदर चार्जेस की प्रेजेंस में। अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया, ये समझ में आ गया यार। सीधी सी बात है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स रहने वाला है, या फिर जो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा। मैंने कहा था अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा, वो अलग बात है। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्स रहने वाला है, देखो इस पॉइंट पे आपको अच्छे से क्लियर कर देते हैं। वही देखो यहाँ पर जो फोर्स रहने वाला है, आप देखो यहाँ पर जो फोर्स रहेगा वो यहाँ देखिए आपका, जैसे मैंने कहा कि भाई Q1 था आपका, और इस Q1 की वजह से यहाँ पर Q2 की वजह से क्या ये इधर फोर्स लग गया और ये इधर लग गया। अब इसी पॉइंट को आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ देखना ना आपने कि भाई जैसे कि आपने जो लास्ट टाइम अभी देखा, जो वेक्टर सम था आपका हर एक फोर्सेज के बीच में। अब इस पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे भाई वेक्टर सम कैसे कह रहे थे सर, वेक्टर सम कैसे बोल रहे हैं। देखें यहाँ इस पॉइंट को और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की जाएगी आपके सामने। देखो यहाँ पर जो आपका जो ये Q1 चार्ज आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर। यहाँ पर Q2 चार्ज दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर Q3 चार्ज दे रहा होगा। और मैं क्या करता हूँ, मैं ओरिजिन से इन तीनों की लोकेशन क्या कर लेता हूँ, बना लेता हूँ। अच्छा ये भी बात है, हाँ जी, ओरिजिन से तो बनानी पड़ेगी। ओरिजिन से बनाऊंगा तो ओरिजिन से यहाँ का जो वेक्टर होगा R1 R2 R3, मैंने क्या ले लिया, इनकी पोजीशन वेक्टर ले लिए। वेरी गुड, मैंने बिल्कुल अच्छे से कूलम्ब्स लॉ में आपको बताया भी है। अब एक बात बताइएगा, आप Q1 और Q2 के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है तो आप कहोगे चार्जेस क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव तो है नहीं, यहाँ पर रिपल्सन होगा तो दूर जाएगा। तो यहाँ देखो आप F2 से 1 जा रहे हो, आप F2 से 1 देखो यहाँ से। अब इनके बीच में जो होगा ना, देखो F12 अच्छा इस साइड चला गया, और यहाँ पर F13 की वजह से इधर चला गया। अब ये पॉइंट देखो आप, एक ही पॉइंट से पैरेललोग्राम लग जाता है, एक ही पॉइंट से आपके देखो यहाँ पर दो फोर्सेज हैं, F13 है और F12 है। अब यहाँ देखो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, डायगोनल ऑफ फोर्सेज होता है। क्या होता है डायगोनल ऑफ फोर्सेज, आपने 11th क्लास में पैरेललोग्राम पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी देख लेते हैं भाई। एक पॉइंट के ऊपर से अगर आपके वेक्टर ऐसे निकल जाते हैं, और वो क्या उनको एंगल कुछ एंगल बनाते हो, जैसे मान के चलो ये थीटा एंगल इनके बीच में। अच्छा जी, तो जो उनका डायगोनल है ना, डायगोनल वो क्या देगा, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर देगा। क्या देगा, वो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर देगा। अब ये डायगोनल आपका आर है ना, ये रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर देगा। अब देखो ये डायगोनल हो गया, F1 ये क्या है, रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये इस तरह से समझने की कोशिश करना। आपका जो एक चार्ज है ना, देखो इसकी वजह से कुछ फोर्स आया, इसकी वजह से कुछ फोर्स आया। अब जो ये दोनों फोर्स है ना, इनका वेक्टर सम आपको क्या देगा, इन रिजल्टेंट देगा। तो ये मतलब ये नहीं है कि भाई इकट्ठे ही लगाएंगे सारे के सारे, नहीं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, इस पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। इसके अंदर आपको बस कूलम्ब्स लॉ का पता होना चाहिए। आपके मान चलते हैं भाई, जैसे ये Q1 Q3 Q2, ये बहुत सारे, इसने देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बहुत सारे आपने चार्जेस ले लिए। अब एक बात बताओ, यहाँ पर Q1 चार्जेस है, ठीक है। अब देखो Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Q4 चार्ज, Q5 चार्ज, ठीक है। अब एक बात आइए, Q1 और Q2 के बीच में अगर फोर्स लगा तो देखो यहाँ पर F21, ठीक है। अच्छा जी, 1 और 4 के बीच में फोर्स लगा, देखो यहाँ पर ये F41 हो जाएगा। ये आपका मैं कहूँगा पोजीशन वेक्टर यहाँ से आपके सारे माने गए हैं, ठीक है। देखो यहाँ से पोजीशन वेक्टर सारे आपके ऐसे माने जाएंगे। आपको इस बात का पता होना चाहिए, वही बहुत अच्छी बात, आपको पता बिल्कुल होगा, मुझे विश्वास है। तो यहाँ देखिएगा, अब एक पॉइंट आप कोशिश करना समझने की, आपको बनाना है पैरेललोग्राम। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे F1 ये F41 हो गया, F31 हो गया, सभी फोर्सेस लगे ना। अब यहाँ से जो रिजल्टेंट निकलने वाला है ना, वो देखो अगर आप कंप्लीटली अपने उसमें बनाओगे तो यहाँ से देखो ये रिजल्टेंट आपका निकलने वाला है, दैट इज F1। अच्छा, Q1 के ऊपर जो फोर्स लगा दैट इज रिजल्टेंट। ये ध्यान रखना, परफॉर्मिंग वेक्टर एडिशन लो,
ये ध्यान रखना भाई, वेक्टर एडिशन लॉ आपका परफॉर्म होगा, या पॉलीगन लॉ हो, या पैरेललोग्राम लॉ हो, या ट्रायंगल लॉ हो, तीनों अगर लॉ आपके कंप्लीट होंगे तभी तो। अभी देखो उसी पॉइंट को आप समझ सकते हैं, हम सिंपल भी बात करते थे, मैंने कहा ना ये 3 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया, ये आपने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, अब ये ना तो इधर जाने वाला, ये किधर जाएगा, ये आपका डिपेंड करेगा वेक्टर लॉ पे। अच्छा जी, ये इधर देखो अब, अच्छा वेक्टर लॉ ऐसे बनता है, तो ये पैरेललोग्राम, ये रिजल्टेंट, ये देखो ऐसे रिजल्टेंट में बन जाएगा। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ से देखो ये इधर जाने वाला है ब्लॉक, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप क्लियर करने की कोशिश करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फोर्स है ना वो Q1 पे के ऊपर Q2 की वजह से उसको F12 से डिनोट किया गया है, और जो आपका जो फोर्स है F12 जो फोर्स है, अब अदर की जो प्रेजेंस में वो रहेगा, क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि मान के चलो अब F12 ही रहेगा, मतलब मान के चलो अब जैसे आप F12 की वैल्यू निकाल रहे हो, अब वैल्यूज निकालते हैं भाई। जैसे F12 की वैल्यू आपका Q1 Q2 फोर्स ना इसके बीच में, यहाँ देखो R12 क्या हो जाएगी, वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो ओके आर स्क्वायर, या ये वैल्यू आ गई, ये सभी को पता है कि कूलम्स लॉ लगा है, यहाँ पर कूलम्स लॉ लगती है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा, तो F21 की वैल्यू निकालेंगे, सेम मतलब सभी की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि अब आपके सामने जो फोर्स है ना वो क्या है, Q3 और Q1 के बीच में जो फोर्स रहेगा वो ये भी रहेगा। देखो सभी की वैल्यू सिमिलरली हम निकालते जाएंगे, जैसे कि विच इज अगेन द कूलम्स लॉ ऑन Q1 एंड Q3। अभी फिर वापस दोनों के बीच में कूलम्स लॉ लगाएगा। अब जैसे Q1 Q3 के बीच में अगर आप कूलम्स लॉ लगाने वाले हो तो वहां पर आपका Q2 भी प्रेजेंट था, लेकिन उसकी वजह से फोर्स नहीं लगेगा, अनदर चार्ज की वजह से फोर्स वहां पर क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। तो टोटल जो फोर्स F1 लग रहा है ना आपका Q1 के बीच में, वो क्या आपका वेक्टर सम है, क्या वो आपका वेक्टर सम। अच्छा, तो वो तो आपका इसके इनके दोनों के सम के बराबर है। बहुत सारे फोर्सेज वैसे दिए हुए थे, लेकिन दोनों का सम कर देते हैं वेक्टर सम। अच्छा जी तो वेक्टर सम हमने कर दिया भाई। अब इस पॉइंट को समझना, जैसे वेक्टर सम कर दिया तो वहाँ पर जनरलाइज्ड, अब कुछ जनरलाइज्ड वैल्यू भी होंगे। जैसे यहाँ पर तो Q1 Q2 Q3 तीनों के बीच में जो वेक्टर सम किया है, यहाँ पर n चार्जेस हो तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली लगा सकते हैं, क्योंकि ये अनअफेक्टेड रहेगा प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। जैसे यहाँ पर ये बहुत सारे अलग चार्जेस के लिए क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा। जैसे आपको पता है F1 का भी आपने फोर्स निकाला, F2 का निकाला, तो सभी की वैल्यूज आपको पता है कि F12 F13 F14 F1, ये आपके फोर्सेज 1 के ऊपर तो लगे रहते सारे के सारे। तो क्या कर दिया आपने 1/4 पाई, तो ये एप्सिलॉन कॉमन ले लिया, और यहाँ से आपकी जो वैल्यूज है सारी की सारी Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4 Q1 Q5 Q1 Qn, यहाँ से आपकी जो वैल्यू ये आ जाती है भाई। और आपको पता है फिर यहाँ से 1 से लेकर के n तक आपका पोजीशन वेक्टर सभी 1 से ही ले रहे हो ना आप, क्योंकि आपने सेंटर किसको मान रखा है 1 के, और 1 पे ही आपका जो F1 है वो रिजल्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। अब जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं ना वहाँ पर, उन सभी का वेक्टर सम क्या आ रहा है, आपका F1 आ रहा है। बस इसको अब कुछ पैरेललोग्राम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, अब सीधा से यहाँ से 1 से ही ऐड करते चलो, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर Q2 था ना तो Q1 ये था, Q2 ये था, तो दोनों का F12 आ गया। यहाँ से देखो भाई Q3 था तो Q13 आ जाएगा। बस ऐसे ही मतलब आप ऐड करते चलो, वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी। तो वेक्टर सम याद करना है, जनरली आपको पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर एडिशन से आप ऐड कर सकते हो इनको। तो यही था आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कुछ एग्जांपल देखते हैं प्यारे बच्चों, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे आपने कहा कि भाई चार्ज Q1 है, वो फोर्स लगाता है किसी सेकेंड चार्ज Q2 के ऊपर। अगर आपने थर्ड चार्ज Q3 रख दिया तो क्या उसके ऊपर फर्क पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता भाई। अब एक बात बताओ, अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना। जैसे आपने कहा भाई जो Q1 है आपका, ठीक है, और Q2 के ऊपर एग्जैक्ट करता फोर्स। अच्छा जी, ये पॉइंट है। अब उस टाइम पे एट दैट पॉइंट जो ये फोर्स होगा आपका 2 पे लग रहा है 1 की वजह से। अब ये देखो जो Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा था F21 हो गया। इस पॉइंट पे अगर यहाँ पर आप Q3 रख रहे हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस पॉइंट के ऊपर देखो फोर्स इनके बीच में हो सकता है, मैं यूँ नहीं कहूँगा कि फोर्स नहीं होगा, इनके बीच में फोर्स हो सकता है, लेकिन इन दोनों के जो F21 को ये इफेक्ट नहीं करेगा। किसको इफेक्ट नहीं करेगा? F21 को ये इफेक्ट नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, ये रिमेन्स क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा। जो ये फोर्स रहेगा आपका, ये F21 आपका रिमेन अनचेंज रहेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में F13 हो सकता है, इन दोनों के बीच में F23 हो सकता है, वो हो सकता है, ये ध्यान रखना।
ये मत कहना कि चार्ज फोर्स ही नहीं होगा, फोर्स होगा लेकिन वो दो चार्जेस के बीच में होगा भाई। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, तो ये देखो आपके दो चार्जेस लिए गए हैं और उनको किसी एट ए डिस्टेंस मतलब आपको रख दिया गया। अब उनके बीच में कुछ ग्लास स्लैब रख दी गई थी। क्या करती थी? ग्लास स्लैब। अच्छा, एक बात आप मेरे को बताने की कोशिश करना, जैसे कि मैंने कहा कि भाई एक दो चार्जेस है Q1, ठीक है, और Q2। आप एक बात बताइएगा, मैंने एक आपको फॉर्मूला लिखा था ना कि वजह से आपके बीच में आपको F12 निकालना है, तो आप कहोगे 1/4πε0, ठीक है। फिर आप कहोगे Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये जो फोर्स है ना, किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? ये आपका चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्टेंस के ऊपर। मैंने इनको तो बिल्कुल भी वो नहीं किया, कुछ भी इनके अंदर छेड़छाड़ नहीं की, बट यहाँ पर एक वैल्यू ये भी है ε0, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और ये आपको पता है क्या? ये परमिटिविटी कांस्टेंट। अच्छा, तो परमिटिविटी कांस्टेंट इसको समझना। परमिटिविटी कांस्टेंट का मतलब कि ये जो परमिशन देती है किसके अंदर, आपका भाई किस स्पेस के अंदर चल रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या रखा भाई? ग्लास स्लैब रख दिया आपने। अब जैसे ही आप यहाँ पर ग्लास स्लैब रखोगे तो इनके बीच में जो फोर्स है ना, अब देखो बीच में अड़चन तो आएगी ना, बीच में कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट तो होगा ही, मतलब वैल्यूज कम तो होगी ना। तो आप समझ सकते हो कि जो फोर्स की जो वैल्यू है डिक्रीज ही होगी। क्या होगी? डिक्रीज, ग्लास स्लैब रखने से। क्योंकि पहले आपके बीच में जो पहले आपका जो बीच में जो वॉल्यूम वो था ना, वो क्या था? केवल और केवल वैक्यूम था, केवल और केवल वैक्यूम था। लेकिन अब आपका मीडियम ग्लास भी हो गया। क्या हो गया? ग्लास। और ग्लास होने की वजह से आपका क्या हो गया? फोर्स तो डिक्रीज होगा ही होगा भाई। बिल्कुल ध्यान रखना, इस पॉइंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी आपका इलेक्ट्रिक चार्ज लगभग कंप्लीट हो गया है। अभी अगले जो चैप्टर में बात करेंगे, अगले जो उसमें बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे अदर पॉइंटेज पे कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। ठीक है, आज हम चार्ज के बारे में बात कर रहे थे, फोर्स के बारे में बात कर रहे थे और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किया था। थैंक यू प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आपको मैं एक बात बता देता हूँ, आपको प्यारे से नोट्स भी बनाने हैं प्यारे बच्चों।